नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहाद। राहुल गांधी के आगे पूरी भारतीय जनता पार्टी मोदी-शाह सपस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। एटम बॉम्ब गिराकर उन्होंने कैसे सब कुछ चारों खाने चित कर दिया वो तो आपने देखा ही, लेकिन उसके बाद जो यात्रा हुई बिहार में और उस यात्रा में जिस तरह का जन समर्थन मिला, लाखों लोग जिस तरह से इकट्ठे हुए और ये आंदोलन पॉलिटिकल पार्टीज ने शुरू किया, लेकिन ये आंदोलन जनता का आंदोलन बन गया। एक जन जागृति जो है वो पूरे बिहार में फैल गई और पूरे बिहार के का बच्चा बच्चा ये कहने लगा कि वोट चोर गद्दी छोड़, और ये कहने लगा कि उनके वोटों की चोरी हो रही है और उनके अधिकार जो है वो उनसे छीना जा रहा है। तो मोदी जी क्या करने लगे? मोदी जी रोने लगे। जी हाँ, जापान और चीन की यात्रा से वापस लौटकर जब बिहार के जो महिलाएं हैं उनको जब संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो वो अपनी माँ के बारे में बात करते करते भावुक हो गए। ये बिल्कुल वैसे ही स्क्रिप्ट है जिसमें जिसमें एक भी पात्र जो है, एक भी डायलॉग, एक भी इमोशन इधर से उधर नहीं होता है। ये पहले से ही बहुत सारे लोगों ने प्रिडिक्ट कर दिया था। जब ये स्क्रिप्ट लिखी गई थी कि कैसे राहुल गांधी तेजस्वी यादव की यात्रा में एक शख्स आता है, वो शख्स आकर नरेंद्र मोदी की माताजी को गाली देता है और फिर उसका सारा इल्जाम तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर लगा दिया जाता है, उनसे माफी मांगने के लिए कहा जाता है और फिर उसके बाद लोगों ने कहा था कि अब किसी भी दिन प्रधानमंत्री जो हैं वो रो जाएंगे। तो आज तमाम हेडलाइंस आप देख लीजिए, उन तमाम हेडलाइंस में आपको ये नजर आएगा कि प्रधानमंत्री अपनी मां की बात करते हुए भावुक हो गए। अब 4 सितंबर को बिहार बंद तक का ऐलान कर दिया गया है। इसका मोर्चा कौन संभालेगा? इसका मोर्चा संभालेंगी महिलाएं। और आज प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है और कैसे वो देश में क्या हो रहा है, युवाओं के साथ क्या हो रहा है, महंगाई कहाँ जा रही है, टैरिफ के बाद देश का क्या हाल है, इकोनॉमी का क्या हाल है, महिलाओं के साथ बढ़ते अत्याचार का क्या हाल है, जो ह्यूमन राइट्स है उनका क्या हाल है, वोट चोरी किस तरह से हो रही है, एसआईआर किस तरह से हो रहा है, इस सब का तो हिसाब नहीं है। लेकिन अपनी गालियों का हिसाब मोदी जी रखना बिल्कुल नहीं भूलते हैं। 2 बाइट्स हैं, दोनों ही मैं आपको सुनाना चाहूंगी। एक तो वो कि वो कैसे कह रहे हैं कि ये सिर्फ उनकी मां का नहीं बल्कि देश की तमाम महिलाओं का अपमान है और कैसे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इस पर माफी मांगे, और दूसरा वो अपनी गालियों का जो हिसाब रख रहे हैं। सुनिए आप जरा। कभी ये मुझे नीच कहते हैं, गंदी नाली का कीड़ा कहते हैं, जहर वाला सांप बोलते हैं। आपने तो अभी अभी सुना होगा, यहां बिहार चुनाव में भी मुझे तू तड़ाक करके गाली देकर इनकी नामदार वाली सोच बार बार उजागर हो रही है। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। मुझे पता है आप सबको भी बिहार की हर मां को, बिहार की हर बेटी को, बिहार के हर भाई को ये देख सुनकर कितना बुरा लगा है। मैं जानता हूं इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है, उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है। तो जब आपका हर हथकंडा फेल हो जाए तो आप कैसे फिर
इमोशनल कार्ड खेलें, विक्टिम कार्ड खेलें। विक्टिम कार्ड खेलने में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोई सानी नहीं है। आपने देखा है कि वो हर इलेक्शन में कोई ना कोई विक्टिम कार्ड जरूर खेलते हैं, क्योंकि सारी की सारी राजनीति जो है वो सिर्फ और सिर्फ उनके बारे में है, यानी कि मैं से शुरू होकर मैं पे खत्म हो जाती है। प्रधानमंत्री जी, आपको ये भी बताना चाहिए कि जो बिहार की महिलाएं हैं, माएँ बहनें हैं, बेटियां हैं, जिनके वोट का अधिकार उनसे छीन लिया गया, जो वोट उनका काट दिया गया, उनके बारे में भी आप कुछ बात कर लेते। बात आप मणिपुर की जो माएँ बहनें बेटियां हैं उनके बारे में भी आप बात कर लेते। हर रोज जो जिन माएँ बहनें जिनका जिनका बलात्कार किया जाता है और जो लगातार दर्ज हो रहे हैं उनके बारे में आप कुछ बात कर लेते। जो लगातार बाढ़ से ग्रसित हैं उन माओ बहनों बेटियों की आप जरा बात कर लेते। जो महंगाई से परेशान हैं उनकी आप बात कर लेते। जिनके घरों के जो पुरुष हैं, जिनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, जिनके कारोबार बिल्कुल ठप हो गए हैं, उसकी वजह से पूरी फैमिली सफर कर रही है, उनके बारे में आप बात कर लेते। आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके ऊपर आपके का तो ये दायित्व है, लेकिन आपको अपने आप से फुर्सत मिले तब ना। पूरी की पूरी आपकी जो विदेश नीति है वो हा से शुरू होती है और हा पे खत्म हो जाती है। वो हमने देखा है तस्वीरों पर। और अब आप ये देखिए, आपकी राजनीति आपके भावुक विक्टिम कार्ड से शुरू होती है और उसी पर ही खत्म हो जाती है, क्योंकि आपको लगता है ऐसा करके एक बार फिर से आप जनता को बेवकूफ बना सकते हैं। मैं सोच रही थी कि क्यों ना अपने कार्यक्रम में जो लोग एक्टिंग में इंटरेस्टेड हो उन्हें एक्टिंग क्लास की एक छोटी सी वानगी दिखा दी जाए। जरा दिखाइए वो तस्वीरें, कैसे भारतीय जनता पार्टी के बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री को सुनकर इतने भावुक हो गए कि अपने आंसू ही नहीं रोक पाए। जी हाँ, क्योंकि ना तो उनको बिहार की के जो लोग हैं, जो उनकी व्यथा है, उन्हें उन्हें सुनकर तो कभी उनकी आंख में एक आंसू नहीं आए, जिनकी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, लेकिन प्रधानमंत्री को सुनकर वो अपने आंसू नहीं रोक पाए। सुन लीजिए जरा, उनको देख लीजिए, बल्कि सुनिए क्या। बच्चों से बड़ा आपके लिए कुछ नहीं होता। मैंने भी बचपन से अपनी मां को ऐसे ही रूप में देखा। उन्होंने बहुत गरीबी में बहुत सारी तकलीफें सहते हुए अपने परिवार को, हम सब भाई बहनों को पाला। मुझे याद है, बारिश का मौसम आने से पहले मां इस कोशिश में जुट जाती थी कि छत न टपके, ताकि उसके बच्चे चैन से सो सके। मां बीमार होती, फिर भी बताना नहीं चलने देती, काम करती रहती थी, काम पर जाती थी। वो जानती थी कि अगर उसने एक तो आपने देख लिया कितने भावुक हो गए प्रधानमंत्री को सुनते हुए। और ये आंसू कभी भी उनके, जो जनता त्राही त्राही कर रही है, जो हर फ्रंट पे सरकार फेल हो गई है, जो 20 साल का जंगल राज है, जो डबल इंजन की सरकार है, जिसका खामियाजा जो है वो पूरा बिहार भुगत रहा है। और डबल इंजन की सरकार तो बिहार में है, उसके अलावा देश में पिछले 12 साल से जो कुछ हो रहा है उसका खामियाजा पूरा देश जो भुगत रहा है, उस पर इनके आंसू कभी भी नहीं निकलते हैं। अब देखिए, बिहार बंद का ऐलान कर दिया गया है। लोकसभा इलेक्शन के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री कैसे हर वक्त सिर्फ रोते रहते हैं, उसको लेकर उन्होंने एक कटाक्ष किया था। एक छोटी सी बाइट है, आपको सुनवाना चाहूंगी। और मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं, यहाँ भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं, रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है तेरे नाम, उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। तो आज ये प्रियंका गांधी की बाइट जो है वो पूरे सोशल मीडिया पर
बहुत वायरल है। लेकिन सीरियस बात ये है कि आप ये देखिए कि एसआईआर का मुद्दा किस तरह से पूरे सर चढ़ कर बोल रहा है, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, हर कोई राहुल गांधी के बारे में बात कर रहा है, इस यात्रा के बारे में बात कर रहा है, कैसे इन तमाम खबरों को डाइवर्ट किया जाए, किससे कैसे इसे जनता का असल मुद्दों से ध्यान जो है वो भटकाया जाए, उसके लिए आप ये देखिए कि किस तरह का कार्ड खेला जा रहा है, क्या विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। जिस तरह से प्रियंका गांधी ने कहा कि जो कंपैरिजन उन्होंने किया वो आपके सामने है और हर वक्त सिर्फ रोते रहते हैं, अपनी गालियों का हिसाब रखते हैं, जनता के का जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है उस पर तलवार लटकी हुई है और प्रधानमंत्री के लिए क्या महत्वपूर्ण है वो सब आपके सामने है। और फिलहाल मैं अपने मेहमानों के पास जाऊंगी और मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। आप देख सकते हैं अमरीश मिश्रा जी हैं मेरे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जाना माना चेहरा हैं, और मेरे साथ फिलहाल सिद्धार्थ जी भी जुड़ गए हैं, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं। सिद्धार्थ जी, सवाल आपसे मेरा, आप इसको कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री ने आज जो कुछ बातें कही हैं और आप अपनी बात को रखिए, शायद लाइट का कुछ इशू हो गया है, मैं इतने उसको करती हूँ, आप प्लीज इतने कंटिन्यू करिए। जी, देखिए, कल चीन में जो जॉनी लीवर जैसे हंस हंसा रहे थे, वो आज हिंदुस्तान में आकर निरूपा राय जैसा रोएंगे तो ड्रामा ही दिखेगा ना। आप कल तो 24 घंटा पहले चीन में थे, तो दुनिया भर के जो नेता थे उनके साथ आप जॉनी लीवर बने हुए थे, हंस रहे थे, हंसा रहे थे। आप हिंदुस्तान में आपका जहाज उतरते ही आप निरूपा राय जैसे अगर रोना शुरू करेंगे तो ये तो ड्रामा लगेगा। 24 घंटे के अंदर कोई आदमी इतना हंसना और इतना रोना सामान्य आदमी नहीं कर सकता। वो कोई अभिनेता होगा, एक्टर होगा, वही कर सकता है। तो कल तक जो पप्पू था वो ऐसा पास हो गया क्या कि 56 इंची शेर बिल्ली की तरह आज मिमिया रहा है। कल तक तो आप जिसको पप्पू बोल रहे थे वो पप्पू आज इतना जबरदस्त नंबर लेके लगता है पास हो गया कि आप तो कल 56 इंच के शेर थे, आप बिल्ली बच के मिमिया रहे हैं। देखिए, भारतीय राजनीति में ना आक्रामकता लाई किसने? सबसे पहले ये देखिए कि भारतीय राजनीति में पक्ष विपक्ष तो 1952 में जिस समय भारत आजाद हुआ था, पहला चुनाव हुआ था, उस समय भी पक्ष विपक्ष होता था। उस चुनाव में हमें याद है कि बाबा साहेब अम्बेडकर एक अलग पार्टी बना के चुनाव लड़े थे कांग्रेस के खिलाफ, लेकिन वो फिर चुनाव जीत गए। तो उसके बाद इन्होंने, नेहरू जी ने बाबा साहब अम्बेडकर को, भले भी विपक्ष में थे, लेकिन कहे कि आपकी योगदान इतना बड़ा है कि आप हमारे क्या कहते हैं कैबिनेट में आप क्या लॉ मिनिस्टर बन के, कानून मंत्री बन के रहिए। तो भारत में पक्ष विपक्ष तो 1952 से ही था, पहला चुनाव के बाद से। कभी भी चुनाव होता है उसमें पक्ष विपक्ष होता है, जैसे क्रिकेट मैच होता है तो रोटी में होती है। लेकिन भारतीय राजनीति में आक्रामकता किसने लाई? कपड़ों से पहचाना जाएगा लोगों को, ये किसने बोला? बुलडोजर आज भारत में कौन चला रहा है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, इस तरह के शब्द इस्तेमाल किसने किए थे? अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ मेरे तू तड़ाक के संबंध हैं, ये मैंने थोड़े बोला था। बंगाल की दीदी पर सीटी किसने बजाई थी? बिहार के डीएनए पर सवाल किसने किया था? तो शुरू किसने किया था? ये पूरा रायता फैलाना शुरू किसने किया था? रामायण में ना एक चौपाई है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। मतलब गेंद को अगर आप दीवार में जितना जोर से मारोगे, गेंद उतनी जोर से वापस आपकी तरफ आएगी। तो भारतीय राजनीति में आक्रामकता तो भाजपा ने लाई है, लेकिन दिक्कत यह होगी कि भाजपा के लिए ना इस तरह का ये जो रोने वाला काम है, ये उनके लिए उल्टा पड़ेगा, क्योंकि भाजपा की जो छवि है वो छवि माचो मैन की है, और माचो मैन क्राई बेबी नहीं बन सकता, बच्चों जैसे रो नहीं सकता। बीजेपी के एमपी बृजभूषण शरण सिंह ने मां बहनों के साथ क्या किया था? उस समय भारत के प्रधान जी को क्या हो गया था? उस समय वो मां बहनें नहीं थी क्या? बृजभूषण शरण सिंह जी जिसके साथ बदतमीजी महिलाओं के साथ कह रहे थे, वो मां बहनें नहीं थी? उस समय भारत के प्रधान जी के आंख से पानी नहीं गिरा था? बीजेपी समर्थक केंद्रीय, आज बीजेपी के समर्थक केंद्रीय मंत्री जो हैं, उनके भतीजे प्रज्वल रेवन्ना ने अपनी माँ के उम्र की महिलाओं के साथ वीडियो बनाया है। वो माएं उस वीडियो में कह रही हैं, अरे तो मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूं, मुझे छोड़ दो। और कोर्ट ने अभी हाल फिलहाल में 15-20 दिन पहले या 1 महीना पहले कर्नाटक में उनको जेल भी कर दी थी। उस समय तो आपकी आंख में आंसू नहीं आ रहे थे। तो ये जो आप ड्रामा कर रहे हैं, ये ड्रामा, एक तुलसी रामायण में एक और कहावत है, उघरई अंत न होई निबाहु काल नेमिजिमि रावण राहु। मतलब आपका, अगर इंग्लिश में उसको कहा जाता है, यू कैन फूल सम पीपल ऑल द टाइम, ऑल द पीपल फॉर सम टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। पूरे सभी लोगों को एक साथ मूर्ख बनाने का धंधा अब ये समाप्त हो चुका है।
बीजेपी के ऊपर वोट चोरी का इल्जाम इतना जोर से चिपक चुका है कि बिहार में लोग सड़कों पे है और पूरे भारत में वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा है वो लोगों की जुबान पर आ गया है। अब बीजेपी के साथ दिक्कत यह है कि इस चीज को वो किसी तरह से भुना नहीं सकती। अब मान लीजिए मैं प्रधान जी होता और कल चीन से वापस लौटा हूं, अगर मैं लोगों के सामने आके कहता कि देखिए मेरी चीन की यात्रा इतनी अच्छी हुई, तो तुरंत उसमें से कोई खड़ा होके बोल देता कि सर आप ही तो 15 दिन एक जगह टीवी पर आपने आके बोला था कि छोटी छोटी आंख वाले चीनी गणेश जी का बायकॉट करो, तो आप तो 15 दिन पहले कुछ बोल रहे थे, आज कुछ बोल रहे थे। तो अब दिक्कत यह है कि ये जो काम कर रहे हैं उसको ये भुना नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी विसंगति आ गई है। इनको कुछ नया करने के लिए इनके पास कुछ है नहीं। वोट चोर का जो नारा है वो इनके ऊपर चस्पा हो चुका है। अब इनके पास एक ही रास्ता बचा है कि ये क्राई बेबी जैसा रोएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आप अगर अपने आप को, आपका जो इमेज है, आपका इमेज है कि आप घर में घुस के मारते हैं, यहाँ पर आप रो रहे हैं कि कोई दूसरा के आपको मार दिया। आप एक तरफ कहिएगा कि मैं दारा सिंह हूं, एक तरफ कहिएगा कि मैं 56 इंची शेर हूं, दूसरे तरफ कहिएगा कि मैं बिल्ली की तरह मिमिया रहा हूं, सियार आके छोटे छोटे जानवर आके, सियार आके मुझे काट के जा रहे हैं। अगर बीजेपी को लगता है, अगर भाजपा को लगता है, अगर भारत के प्रधान जी को लगता है कि उनके साथ या उनके परिवार के किसी के साथ बदतमीजी की गई है, तो उठा के, आप तो 56 इंच के शेर हैं, आप तो विश्वगुरु हैं, उठा के जेल में डाल दीजिए किसी को। ये रोने वाली बात, रोता कौन है? जिसके पास ताकत ही, जो कमजोर होता है वो रोता है ना। दूसरा जी, रोता कौन है? छोटा बच्चा रोता है, क्योंकि वो कमजोर होता है। आप 56 इंच के शेर हैं, आप रो रहे हैं, आपके पास सत्ता है, आपको अगर लगता है कि किसी ने आपको गाली दी, आपको अगर लगता है कि किसी ने आपके साथ बदतमीजी की, उठा के उसको जेल में डाल दीजिए। आप रो रहे हैं, इसका क्या मतलब है? आपने अपने ही समर्थकों को एक बहुत बड़े पचड़े में डाल दिया है। इस तरह की अगर क्या कहते हैं, कवायद ये कर रहे हैं, तो बीजेपी के समर्थकों के लिए बहुत बड़ा द्वंद की स्थिति आ जाएगी, बहुत बड़ा धर्म संकट आ जाएगा। कल तक वो कह रहे थे कि मेरा वाला जो है वो 56 इंच का शेर है, आज कह रहे हैं कि वो भीगी बिल्ली की तरह भागे फिर रहा है। कल तक जिसको पप्पू कह रहे थे, वो आज इतना बड़ा, इतना जबरदस्त पास हो गया कि आपको पानी पिला रहा है। आप शेर थे, आप बिल्ली हो गए, जो पप्पू था वो पास हो गया। तो इसका मतलब क्या है? तो लोग कहीं पर भी सीधा सा एक छोटा सा नियम होता है, कहीं पर भी राजनीति में जनता जब किसी को वोट डालती है, वो सरकार को वोट डालती है, जनता का ये मानना होता है कि सरकार नाम की इकाई मुझसे ज्यादा ताकतवर होगी, मुझसे ज्यादा शक्तिशाली होगी। मैं जब उसको वोट डालूंगा ना, तो वो इतनी ताकतवर होगी कि सभी समस्याओं का समाधान कर देगी। आपने जिसको ताकतवर समझ के वोट दिया, वो अगर कहे कि मेरा तो हाथ पैर बंधा हुआ है, कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा आता है और मुझे गाली देके चला जाता है, मैं उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता हूं, इसीलिए मैं रोते हुए बैठ रहा हूं। ये जो माचो मैन और क्राई बेबी के बीच में जो पैराडॉक्स है, आप अपने आप को दारा सिंह भी कहिए और कहिए कि गली चलता कोई एक लड़का आया और मुझे टंगड़ी मार के धोबी पछाड़ करके चला गया, तो आप काहे के दारा सिंह हो गए? तो मेरे ख्याल से भाजपा के लिए यह बहुत उल्टा पड़ेगा। अगर भाजपा के किसी भी नेता को इस देश की महिलाओं की चिंता थी, तो जैसे आपने कहा, उनको मणिपुर में जब महिलाओं को नग्न किया गया सार्वजनिक रूप से, तब उनकी पीड़ा क्यों नहीं झलकी? क्या बंगाल की दीदी पर सीटी बजाते समय वो महिला नहीं थी? क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह को इन्होंने जब बेटी बचाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया तो उन्होंने महिलाओं के साथ बहुत अच्छा सलूक किया था? क्या प्रज्वल रेवन्ना का इन्होंने समर्थन लिया, उनके लिए जाके वोट मांगा कि प्रज्वल रेवन्ना को जो वोट दोगे वो मुझे आएगा? और वो प्रज्वल रेवन्ना आज क्या कहते हैं, बलात्कार के केस में कोर्ट द्वारा सजा याफ्ता हो गया है। तब उस आपके मन में महिलाओं के लिए पीड़ा नहीं आई क्या? और सबसे बड़ी, आपको अगर महिलाओं के इतना ही अगर आपको आदर करना है, तो भारत में एक सीधा सा नियम है, और हिंदू धर्म का ये नियम बता रहा हूं, पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। अर्धांगिनी का मतलब आपका आधा हिस्सा। तो यहाँ पर तो आपका आधा हिस्सा लोक कल्याण मार्ग दिल्ली में है, आपका बाकी का आधा हिस्सा कहीं गुजरात में है। ये अर्धांगिनी कैसे हुई? तो भारत की संस्कृति को, अगर भाजपा सच में भारत की संस्कृति को, संस्कृति का प्रचार कर रही है, तो आप विकृति को संस्कृति कह के नहीं बेच सकते हैं। विकृति अलग होती है, विकृति विकृति होती है। विकृति को आप संस्कृति कह के बेचने का काम नहीं कर सकते। ये जितना ज्यादा ऐसा करेंगे, इनका विरोधाभास उतना ज्यादा आते चला जाएगा। भारत की जनता ने 2024 के चुनाव में ये बता दिया कि 140 करोड़ लोगों में से 115 करोड़ लोग भाजपा को वोट नहीं डाल रहे थे, वो किसी दूसरे दलों को वोट डाल रहे थे। कोई विपक्ष को डाल रहा था, कोई क्षेत्रीय दलों को डाल रहा था। भारत में
140 में से 115 लोग बीजेपी को वोट नहीं डालते हैं। अब जो बचे हुए 25 एक लोग डाल रहे हैं, 25 करोड़ लोग डाल रहे हैं, वो इसीलिए डाल रहे हैं कि बीजेपी तो बहुत बड़ी शेर है भैया, वो विश्व गुरु है, दुनिया भर के लोग उनका अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ तू तड़क का संबंध है, वो यूक्रेन रशिया वार चुटकी में मिटा देते हैं, वो रशिया को चीन को लाल आंख दिखा देते हैं, वो 56 इंच के शेर हैं, वो विश्व गुरु हैं। तो आप अगर अपना इमेज बना के रखे हैं कि आप इतने बड़े तीसमार खां हैं, तो आप एक छोटे से क्या कहते हैं एक सुखड़ी पहलवान से अगर आप डरने लगिएगा और कहिएगा कि हम रो रहे हैं उनकी बात पर, इसका मतलब आप अपने आप को कमजोर साबित कर रहे हैं। और किसी भी कमजोर को कोई भी जब वोट डालता है ना, कोई कमजोर को कोई वोट नहीं डालता। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि कहीं पर भी चुनाव होता है तो कई सारे निर्दलीय लोग आपके इलाके के अच्छे अच्छे लोग होते हैं, कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई समाज सेवी होता है, अच्छे लोग भी चुनाव में खड़े होते हैं। लोग उनको कहते भी हैं कि ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन उनको वोट नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों को लगता है कि आदमी तो अच्छा है लेकिन ताकतवर तो नहीं है, बेचारा कमजोर है। तो हम खुद ही कमजोर हैं, हम किसी को वोट डालेंगे तो हम मजबूत क्यों को वोट डालेंगे ना, अपने से ज्यादा कमजोर को कौन वोट डालने वाला है। तो मेरे ख्याल से भाजपा अपने आप को अपनी कमजोरी को अगर एहसास करवाएगी तो मेरे ख्याल से उनके लिए बहुत भारी पड़ेगा। बुशरा जी। बिल्कुल, जाहिर सी बात है। अमरीश जी, क्या बीजेपी पूरा नैरेटिव, पूरी जमीन जो है वो खो चुकी है और यही वजह है, ये हताशा और निराशा भरे ही कदम हैं जो उठाए जा रहे हैं। बिहार का चुनाव पूरे सर पर है, लोग बात कर रहे हैं वोट चोरी की, राहुल गांधी कह रहे हैं एटम बॉम्ब के बाद वो हाइड्रोजन बॉम्ब लेकर आने वाले हैं। कहीं ना कहीं उनका इशारा जो है वो शायद बनारस की तरफ है। लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं, लोग ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है उसके बारे में बात कर रहे हैं। फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, कारोबार बंद हो रहे हैं, एक्सपोर्ट कहाँ आकर वो रुक गया है। ट्रंप की धमकियां अभी भी नहीं बंद हो रही हैं। आप चाइना जा रहे हैं, एससीओ समिट में जा रहे हैं, वहां पर आप किन नेताओं से मिल रहे हैं, वो अलग तरह की आप पोजिशनिंग कर रहे हैं। और वही गोदी मीडिया जो ये कह रहा था कि इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया, उसी चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ क्या किया। और अब वही बेशरम मीडिया जो है वो कह रहा है कि मास्टर स्ट्रोक, चाइना के शी जिनपिंग से मुलाकात प्रधानमंत्री की मास्टर स्ट्रोक। तो ये सब तो देश देख रहा है। इन तमाम मुद्दों से कैसे डाइवर्ट किया जाए और कैसे सिर्फ मैं पे सेंट्रिक पूरी राजनीति को किया जाए, ये एक नाकाम कोशिश ही लगती है, क्योंकि चेहरा तो उतर गया है, पर्दा हट गया है। अब ये बार बार जो इसी ढर्रे पे चीजें की जाती हैं, इतने मासूम भी नहीं है लोग। नहीं, देखिए बुशरा जी, महिलाओं के सवाल पे सिद्धार्थ जी ने और आपने जो डबल स्टैंडर्ड्स बीजेपी के हैं वो आपने बखूबी से रख दिए। मुझे एक बात बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अगर ये देखे मास्टर स्ट्रोक की बात जैसे मीडिया कह रहा है, अच्छा ठीक है मास्टर स्ट्रोक, अब ये बताइए आप कि जो इंसान, जो प्रधानमंत्री, इंसान नहीं, जो प्रधानमंत्री वो अभी जाके चाइना जा रहा है, अमेरिका के खिलाफ पूरा मैसेज दे रहा है कि हम अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर मैं उनकी जगह होता, कोई और पॉलिटिशियन होता, तो एक यहां आके वो उसका नैरेटिव ये होता कि देखो अमेरिका हमारे खिलाफ, भारत के खिलाफ एक मोर्चा बांध रहा है, भारत की लेगेसी रही है एंटी इंपीरियलिज्म की, हम लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी सही है, आज अमेरिका इंग्लैंड की पोजीशन में है और हमारा एक दायित्व बनता, मतलब वो राष्ट्रवाद की बात करता सीधे सीधे, और राष्ट्रवाद का दम बीजेपी भरती है। लेकिन प्रधानमंत्री आके वहां से ये अपनी उपलब्धियां बता ही नहीं रहे। मतलब आप सोचिए ये क्या हो रहा है। ये तो जो अभी सिद्धार्थ जी ने विकृति की बात कही, वो विकृति यहां तक पहुंच गई है कि आप अपनी उपलब्धियां तो बता नहीं, आप मतलब आप बिल्कुल उस पे चुप हैं। आपको इसी में मजा आता है कि आप इन छोटी छोटी चीजों, क्योंकि आपका पॉलिटिकल दिमाग कहीं ना कहीं इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है, इन्हीं सब छोटी छोटी चीजों के इर्द गिर्द। आप कहीं से भी कोई पॉलिटिकल इश्यू इस भाषण में आपने उठाया ही नहीं। इसका मतलब दो हो सकते हैं। इसका मतलब एक तो यह है कि इनका जो दोयम दर्जे का जो इनका अपना स्टैंडर्ड है और जो जनता देख रही है, जैसा कि लोगों ने कहा, और एक्सपोज हो रही है वो बात। दूसरी बात ये भी है कि कहीं ना कहीं इनका क्या अमेरिका से कोई अंदर खाते डील चल रही है कि हम चाइना जाएंगे, अमेरिका रशिया के साथ जाएंगे, फिर अमेरिका जो है वहां से, आज जैसे पीटर नवारो ने कह दिया कि मोदी को
दो टायरेंट्स के पास क्यों जाना पड़ा, नेचुरल अलाई तो यूएस है। अब ये तो एक नूरा कुश्ती भी दिखाई पड़ रही है मुझको कि कहीं ना कहीं कल ये डील कर लेंगे अमेरिका से और फिर टैरिफ कम हो जाएगा और फिर ये उसी ढर्रे पे चले जाएंगे। तो ये देखिए, ये इस पे पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म भी दिख रहा है। अब आप देखिए मजेदार बात क्या है कि ये दोनों ही मामलों में ये कैसे पॉलिटिकली लूज कर रहे हैं, क्योंकि जो जहां तक गाली गलौज की बात है वो देखिए जनता बहुत ज्यादा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो जानती है इनकी भाषा क्या रही है और किस तरीके से ये बोलते आ रहे हैं। एक तो वो हो गया, और आप बंद कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, मुद्दा अभी भी वही एसआईआर है, प्लस उसके साथ जो मतलब टैरिफ बहुत बड़ा मुद्दा है, उससे जिस तरीके से इंडस्ट्रीज चौपट हो रही हैं और हाई तौबा मची हुई है। बेसिकली जो एमएसएमई सेक्टर है उसमें हाई तौबा मची हुई है, और ये हर जगह स्थिति है। ये केवल उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु जहां से वो एक्सपोर्ट आइटम जाते थे यूएस, केवल वहां नहीं है, बल्कि बिहार में भी सभी जगह ये एक इसका इम्पैक्ट लोगों को लोग महसूस करने लगे। तो अब आप देखिए कि मुद्दे यही रहेंगे, मुद्दे बिहार में यही रहेंगे, और विपक्ष कहीं ना कहीं इनको एड्रेस कर रहा है, और मुझे उम्मीद है कि और अच्छी तरह से करेगा। लेकिन बीजेपी पॉलिटिकली कहां लूज कर रही है? देखिए, आपके इनके पास स्टेट में कोई चेहरा नहीं है। आज जो आदमी रो रहा था उसको बताइए कितने लोग जानते हैं? अगर आप बिहारियों से उसका वो रोता हुआ चेहरा दिखा दीजिए और पहचानने को आप बोल दीजिए, जो आम आम बिहारी है 80-90% वो उसको जानता नहीं कि ये कौन है, क्योंकि उसका कोई कोई वजूद पॉलिटिकल नहीं। सम्राट चौधरी का अब नाम भी लेके कुछ लोगों को पता नहीं हो गया, लेकिन चलिए उसका कोई वजूद नहीं। अच्छा, आपके पास बिहार में चेहरा नहीं है, फिर उसके बाद लोग कह रहे हैं बिहार में बीजेपी के कि हम लोग लास्ट मिनट एक सरप्राइज देंगे। अरे सरप्राइज मतलब जैसे मध्य प्रदेश में दिया, जैसे छत्तीसगढ़ में दिया। हमने कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राजस्थान में स्थिति दूसरी थी भाई। तुम्हारा एक सपोर्ट बेस था, वहां पर एक लंबे समय से बीजेपी का एक अपना आधार रहा है, सरकारें रही लंबी लंबी। यहां पर बिहार में कभी बीजेपी की सरकार नहीं बनी है, कभी नहीं बनी है इतिहास में। बीजेपी कोई सरकार नहीं बनी है 2005 के बाद से। नीतीश कुमार की ऊपर ये सवारी कर रहे हैं, और आज की स्थिति बिहार की है, इंटरनल सर्वे जो बीजेपी का है वो ये कहता है कि जेडीयू आज भी बीजेपी से ज्यादा वोट लाएगी, जबकि 2020 के चुनाव में स्थिति दूसरी थी। तो ये अगर ये स्थिति है कि आज भी जेडीयू बीजेपी से ज्यादा सीटें और वोट ला रही है, तो डोमिनेंट पार्टनर तो जेडीयू हो गया, और उसके बाद बीजेपी कहां है? और बीजेपी का फिर ये जो दम्भ है कि हम बिहार में सरकार बना रहे हैं, ये कहां चला गया? ये तो बात तो खत्म हो गई ना इस पे। अब वो जितना भी अपने को असर्ट करें, जितना भी रूल है, क्या इसका कुछ असर पड़ेगा ग्राउंड रियलिटी? लेकिन इसका असर पड़ रहा है देश की राजनीति पर, और बुरा असर पड़ रहा है। आप देश को नहीं बता रहे हैं सच्चाई क्या है। आपकी जो अमेरिका के साथ कोई अंदर खाते डील है, या मान लीजिए डील टूट गई है, उस डील टूटने का क्या इंप्लीकेशन है, गंभीर बातें हैं। इनके बारे में पंडित नेहरू पार्लियामेंट को ब्रीफ किया करते थे, और इंदिरा गांधी तक ये परंपरा चली। इवन अटल बिहारी वाजपेयी, मुझको याद है 2-3 ओकेजन्स पे जब भी फॉरेन पॉलिसी, स्पेशली फॉरेन पॉलिसी के मामले में उन्होंने पार्लियामेंट में वक्तव्य दिया है कि भाई ये हम कर रहे हैं। उस पर बहस चली है, गर्मा गर्म बहस चली है, उन पे हमले हुए हैं जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये तो एक परंपरा है ना कि आप देश को बताएंगे, चाहे आप पब्लिक मीटिंग में बताइए, पार्लियामेंट अगर नहीं चल रहा है तो पब्लिक मीटिंग में आप बताइए, या आप ब्रीफ करिए, या आपने लोगों से कि ये शिफ्ट हो रहा है, टेक्टोनिक शिफ्ट है। हम देखिए अमेरिकन कैंप को छोड़ के यहां जा रहे हैं, या फिर ये आप कहिए, हिंट करिए कि हाँ ठीक है हम वहां पर जा रहे हैं, लेकिन अभी हम अमेरिका को नहीं छोड़ रहे हैं। जो भी आपकी जो भी लाइन है, आप उसको क्लैरिफाई तो करेंगे ना। आप कुछ तो बोलेंगे उस पर, कि कुछ नहीं बोलेंगे कि उसमें आप इस पे आ जाएंगे कि मेरी माँ को कुछ कहा और अरे भाई ये बातें 2014 में आपने कर ली, 2017 में कर ली, और मणिशंकर अय्यर एपिसोड हुआ। मैं ऐड करना चाह रही थी कि जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसमें मेरी माँ को ये कह दिया, मुझे ये गालियां दी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से ये कह दिया गया है कि भाई जिस भी शख्स ने ये किया, पहली बात तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि वो बीजेपी का ही एजेंट था और उन्होंने वो प्लांट किया था।
फिर उन्होंने कहा कि जब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी स्टेज पे थे ही नहीं, जो वहां से चले गए, उसके बाद कौन क्या कर रहा है वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। फिर भी उन्होंने कहा कि हम इसकी भर्त्सना करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन आप जवाब किससे मांग रहे हैं? आप राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से आप माफी मांग रहे हैं, क्योंकि एसआईआर का जवाब आपके पास नहीं है, वो जो भीड़ जुटी उसका जवाब आपके पास नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ हेडलाइंस मैनेज कर रहे हैं। दूसरी बात, ये जो फॉरेन पॉलिसी है, प्रधानमंत्री वहां पर गए हैं, देश को आके उन्हें ब्रीफ करना चाहिए था कि चाइना से के साथ ये या फिर एससीओ में समिट में गए तो उससे क्या हासिल हुआ देश को। लेकिन आप तमाम चीजें देखिए क्या हो रहा है। पुतिन के साथ प्रधानमंत्री जी बैठे, 10 मिनट तक बात हुई, सूत्रों के हवाले से खबर, कुछ गुपचुप बात हुई है ताकि कोई और ना सुन ले, इसलिए उनकी कार में बैठे पुतिन ने 10 मिनट प्रधानमंत्री का इंतजार किया। दूसरी तस्वीर आ रही है, एक तरफ शी जिनपिंग खड़े हैं, दूसरी तरफ पुतिन खड़े हैं, तीसरे मोदी जी हैं, और मोदी जी क्या कर रहे हैं? हा 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 हा। अब फिर तस्वीर आती है कोई और, जहां जबरदस्ती वो हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं शी जिनपिंग से, और वो उनको ऐसे ही आगे करके ले जाते हैं। ये मतलब ये एक प्रधानमंत्री देश को रिप्रेजेंट करता है। ये किस तरह का, क्या आपको नहीं लगता कि एक तरह का माहौल उड़ रहा है? इंटरनेशनल मीडिया जिस तरह से इसको प्रेजेंट करती है। ये देखिए, मैं आपको बता रहा हूं ना कि इस समय नरेंद्र मोदी हैज बिकम अ जोक। अब आप देखिए, इसी बात से आप अंदाजा लगाइए कि जो आज इंडियन एक्सप्रेस में, इंडियन एक्सप्रेस सीरियस अखबार है, उसकी हेडलाइन होनी चाहिए थी आज कि नरेंद्र मोदी की टेक्टोनिक शिफ्ट इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी। चलिए मान लीजिए एक ये हेडलाइन हो सकती थी। हेडलाइन क्या है कि ट्रंप के ट्रेड काउंसलर ने भारत को बुरी बुरी बातें कही। उन्होंने कहा कि इससे ये जो रशिया के साथ संबंध है, ये रशिया के साथ संबंध नहीं होना चाहिए। ये, अरे यार, मतलब ये बताओ कि ये क्या हो रहा है? उसमें आपको यहाँ की हेडलाइंस भी आप मैनेज नहीं कर पा रहे। ट्रंप के खिलाफ आप इनके सपोर्टर कह रहे हैं कि देखिए ट्रंप के, आप लोग कहते थे, लेफ्ट विंग से कह रहे हैं, आप लोग कहते थे अमेरिका के आगे झुकती है बीजेपी, अब देखिए नरेंद्र मोदी सीना ताने खड़े हैं। तो सीना ताने कहां खड़े हैं? उन्होंने ट्रंप के खिलाफ जब पार्लियामेंट में जब एक चैलेंज हुआ कि भाई आप बोलिए, ट्रंप का नाम लीजिए, उन्होंने नहीं लिया। उसके बाद अभी जाके वो पुतिन और शी जिनपिंग से मिले, अमेरिका हमला कर रहा है उनपे। आज हेडलाइंस है, और कि वो हेडलाइन है कि पीटर नवारो, जो कि ही इज अ नोबडी इन अमेरिकन पॉलिटिक्स, उसके बयान को लेके कि इंडिया में, और उसने भी गलत सलत बोला, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन ये जो देखिए बात है, ये इनकी जो एक खोखली राजनीति है, या जिस नॉन सीरियसनेस से ये पॉलिटिक्स को लेते हैं, ये सोचते हैं कि जो विदेश नीति है ये तो चलिए वो संभाल लेगा, सिस्टम है, अजीत डोवल हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, ये लोग संभाल लेंगे, हम अपना जाके अपनी खाना पूर्ति करके आ जाएं, हमको तो मतलब है बिहार में चुनाव जीतना। और बिहार में इनका असेसमेंट ये है कि बिहार जो है उसमें इस तरह के इमोशनल इश्यूज अभी भी डोमिनेंट है। ये माहौल ही नहीं है, ये एक दिवालियापन है। दिस इज लाइक एक क्या कहेंगे उसको, पॉलिटिकल बैंकरप्सी है ये। और ये पॉलिटिकल बैंकरप्सी अब सतह पे आ गई, और जब सतह पे आ गई है, जनता देख रही है उस चीज को। आप देखिएगा, ये बंद कर लें, ये कुछ भी कर लें, सवाल यह है कि बिहार में इनका कोई वजूद नहीं है। जेडीयू की बैसाखी पे ये चल रहे हैं, और जेडीयू का कोई भरोसा नहीं है। जेडीयू की अगर सीटें बीजेपी से ज्यादा इस बार आ गई, और जो कि पूरी संभावना लग रही है, 100% सबका कहना है, तो जेडीयू की सीटें जैसे ही ज्यादा आएंगी, वो बीजेपी को लात मार के बाहर निकालेगी। ये एक्चुअल स्थिति है आज की तारीख में। जी 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 बिल्कुल। सिद्धार्थ जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी कि चाहे हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करें, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें, मोदी जी ने अपनी एक इमेज बनाई विश्व गुरु की, कि वो तो विश्व गुरु हैं। उस विश्व गुरु की इमेज को तार तार किया सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने, और एक बार नहीं बार बार किया, बार बार इस बात को उन्होंने रखा। और अब पहले वो मजाक उड़ा रहे थे कि छोटी छोटी आंखों वाले गणेश जी की वो बात कर रहे थे, अब छोटी छोटी आंख वाले शी जिनपिंग से तो वो हाथ मिलाकर आ गए, वहां उनसे मुलाकात करके आए हैं, और गले मिलने की भी उन्होंने वहां पर खूब कोशिश की। वही एस जयशंकर ये राहुल गांधी पर कमेंट करते हुए चाइना की बात कर रहे थे। राहुल गांधी को चाइना का एजेंट और चाइना के कौन से लोग हैं जो आपके साथ मिले हुए हैं, क्या यही सेम सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए आप बीजेपी से कि भाई आप कैसे वहां पर चले गए जब अभी पहलगाम हुआ, और आपने, और ये सीधे तौर पर ये ऑन रिकॉर्ड
सेना की तरफ से कहा गया, विदेश मंत्री ने भी कहा कि कैसे चाइना और पाकिस्तान की मिली जुली भगत थी। जो कुछ हुआ, रियल टाइम एक्सेस जो है वो दे रहा था चाइना, हथियार उसने प्रोवाइड कराए, सब कुछ किए। तो वो 56 इंच कहाँ चला गया आपका? तो आपको नहीं लग रहा कि चाहे विश्व गुरु की छवि हो, चाहे हम यहाँ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करें, हर फ्रंट पर फेल हो रहे हैं, और आने वाली 9 तारीख का जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है, वो इम्तिहान की बहुत बड़ी घड़ी होने जा रही है। जी हाँ, जैसे अमरेश जी ने इस चीज को कह दिया था उसी की पुनरावृत्ति करता हूँ। चीन में इनकी यात्रा विफल रही। चीन के साथ सटना इनके लिए फायदे का सौदा नहीं है। बीजेपी के लोग भी उसको पसंद नहीं करते, ये उन्हें पता है। इसीलिए चीन से आने के बाद तुरंत उन्होंने गेयर बदला। वहां से जॉनी लीवर थे, यहाँ पर आके निरूपा राय नहीं बने। नहीं तो वो आज कहते कि मैं चीन में गया था, मैंने दुनिया भर के नेताओं से मैं मिला हूँ, लोगों का हम भारत के बारे में इस तरह का क्या कहते हैं धारणा है, हम लोग अच्छा काम करेंगे, ट्रंप अपने जगह पर है, हम अपने मन का काम करेंगे, अब हमारी वैश्विक स्थिति बेहतर हो गई है। इस तरह के वो दावे कर सकते थे, क्योंकि उनके जो फोटोग्राफ्स कल दिख रहे थे वो इसी तरह के दावे थे कि वो दुनिया भर के सभी नेताओं से मिल रहे थे, सबके साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे। तो यहाँ आके वो उसको बंधा सकते थे, यहाँ आके वो इसको एनकैश कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसका मतलब ही है कि उनको भी पता है कि वो ट्रंप साहब से बचने के लिए, ट्रंप साहब नाम के गरम तवे से बचने के लिए जो कूदे हैं, वो सीधे चीन नाम की खौलती कड़ाही में जाके गिरे हैं। ये उनको भी पता है, सबको पता है। और सबसे बड़ी बात है कि सैद्धांतिक रूप से भाजपा हमेशा कम्युनिज्म के खिलाफ खड़ी रहती है, साम्यवाद के खिलाफ खड़ी रहती है। इसीलिए भाजपा कई सारे लोगों को बहुत जल्दी अर्बन नक्सल का भी क्या कहते हैं तमगा दे देती है। हमको पता है भारत में जो नक्सल मूवमेंट चला था उसमें कहीं ना कहीं उसमें साम्यवाद का भी इनपुट था। तो चीन और बीजेपी किसी भी तरह से स्वाभाविक एलाई नहीं है, स्वाभाविक दोस्त नहीं है। चीन को हमेशा बीजेपी का इकोसिस्टम या बीजेपी की विचारधारा कम्युनिज्म को, साम्यवाद को अपने खिलाफ मानती है। साम्यवाद बीजेपी के लिए मंजूर नहीं है। इसीलिए बीजेपी हमेशा बार बार लोगों को नक्सल, अर्बन नक्सल बोल देती है। जैसे आपने कहा, जयशंकर कुछ महीने पहले ही, कुछ महीने क्या, इसी मानसून सत्र में राहुल गांधी के ऊपर संसद के सदन में तंज कसते हुए दिखे कि आप तो चीन के एजेंट हैं। तो आप चीन के अगर एजेंट हैं तो हम खुद चीन चले जाएंगे तो ठीक कैसे हो जाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं करूं तो रासलीला होगा और सामने वाला करेगा तो कैरेक्टर ढीला होगा। वो भी रासलीला ही हो जाएगा ना। मेरा करना रासलीला है तो दूसरा करता है तो कैरेक्टर ढीला कैसे हो जाता है? तो ये भाजपा को भी पता है कि वो पचा नहीं पाएंगे, भाजपा का खुद का इकोसिस्टम पचा नहीं पाएगा। इसीलिए वो चीन तो जाके आ गए, लेकिन चीन के बारे में बिल्कुल मौन हो गए। और उन्होंने दिल्ली में क्या कहते हैं भारत में आके महिलाओं के बारे में जो बात की, क्योंकि ये जो महिलाओं का इमोशनल एंगल है ना, ये देख के मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि ये चीज तो इन्होंने पहले भी कर रखी है, तो कोई नई चीज नहीं है। फिर भी ये नया चीज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक चीज हमको अब ध्यान में धीरे धीरे आ रही है, और मेरे ख्याल से डीबी लाइव के दर्शक भी इस चीज को समझ जाइए कि एसआईआर नाम की जो प्रक्रिया थी वो बिहार की गरीब ग्रामीण श्रमजीवी महिलाओं के वोट काटने की कवायद थी। क्योंकि गरीब ग्रामीण श्रमजीवी महिलाएं ही नीतीश कुमार का वोट बैंक है। नीतीश कुमार ने पिछले कुछ सालों से महिलाओं के लिए अलग अलग स्कीम लाई है, और खास करके उन्होंने जो नशाबंदी लाई है बिहार में, जो शराब की नशाबंदी, उससे महिलाओं के बीच में वो बहुत पॉपुलर हैं। और नीतीश को निपटाए बगैर बीजेपी बिहार में सत्ता में नहीं आ सकती। नीतीश कुमार एक ऐसे हनुमान जी हैं जो कि चिरंजीवी हैं। मोदी जी तो बाद में आए। जिस समय वाजपेयी जी को कोई समर्थन नहीं देता था ना, उस समय सबसे पहले एनडीए बनाया था नीतीश कुमार ने। तो नीतीश कुमार के रहते हुए बीजेपी बिहार में सत्ता में नहीं आ सकती है। नीतीश जी को निपटना जरूरी था। नीतीश जी को तभी निपटा जा सकता है जब नीतीश जी का वोट बैंक निपटे, और वोट बैंक निपटने के लिए महिलाओं को निपटना जरूरी था। जैसे उदाहरण के लिए हम भी बिहार से आते हैं। बिहार में हमारे गांव में जब ये ड्राफ्ट एसआईआर होने के बाद पहला जो ड्राफ्ट रोल बना था जिसमें 65 लाख नाम कटे थे, उसमें हमने अपने बूथ में देखा कि हमारे गांव में, हमारे बूथ में क्या हुआ, तो 44 लोगों के नाम कटे थे, उसमें 30 तो महिलाओं के कट गए थे। इसके बाद द हिंदू ने भी, अखबार ने भी इसका रिसर्च किया और कहा कि पिछले साल जो 2024 में चुनाव में वोट किया था जिन लोगों ने, उसमें से पुरुषों के मुकाबले 7 लाख महिलाएं अधिक कटी हैं। मतलब पुरुष भी कटे। मान लीजिए 65 लाख लोगों का नाम कटा है
तो 32.5 लाख और 32.5 लाख लोगों का पुरुष महिला का कटना चाहिए था, मोटा मोटी साढ़े दोनों बराबर होते हैं। लेकिन महिलाएं 40 लाख कट गई और पुरुष का 30 लाख कटा। इसका मतलब है कि एसआईआर नाम की प्रक्रिया जो थी वो नीतीश कुमार का वोट बैंक निपटने की प्रक्रिया थी, और अब वो क्योंकि वहां पर नहीं निपटाया जा रहा है, एसआईआर में वो फेल हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट भी बीच में आ चुका है, विपक्ष भी सड़कों पे आ गया है, लोगों को पता है कि अब चुनाव आयोग जो 1 महीने में एसआईआर करने वाला था, अब तो कल उसने बोल दिया कि जिस दिन नॉमिनेशन होगा तब तक भी जो नाम आएगा चुनाव में, जो जो क्या कहते हैं वोटर होगा उसका नाम लेंगे। तो उनका जो पहला स्कीम था नीतीश कुमार के वोटर को निपटाने का, गरीब ग्रामीण श्रमजीवी महिलाओं को निपटाने का, वो फेल हो गया। इसीलिए उन्हीं महिलाओं को टारगेट करके ये एक नया शगुफा छोड़ा गया है कि देखिए हमारे घर की महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से बीजेपी को पता है कि जब तक नीतीश कुमार को ये निपटेंगे नहीं तब तक बिहार में खुद सत्ता में आएंगे नहीं। और जहां तक नीतीश कुमार उनके सहयोगी दल है, तो नीतीश कुमार दुनिया में ऐसी कोई भी दल नहीं है जिनके वो सहयोगी नहीं रहे हैं। वो कभी न कभी बीजेपी के भी सहयोगी रहे हैं, वो कभी न कभी आरजेडी के भी सहयोगी रहे हैं, वो कभी न कभी कांग्रेस के भी सहयोगी रहे हैं। तो नीतीश कुमार के भरोसे वो नहीं रहना चाहती है, और नीतीश कुमार को निपटने के लिए उनको नीतीश कुमार के महिला वोटरों को निपटना था। मेरे ख्याल से एसआईआर में महिला वोटर को निपटने का जो स्कीम था, उनका जो साजिश था, वो नाकाम होते हुए वो दिख रहे हैं। इसीलिए उन्हीं महिलाओं को इमोशनल ब्लैकमेल करने की ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से बिहार की महिलाएं इतनी समझदार हैं। देखिए, गरीब ग्रामीण श्रमजीवी कोई व्यक्ति होता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो मूर्ख होता है। गरीब ग्रामीण श्रमजीवी इज इक्वल टू मूर्ख नहीं होता है। गरीब ग्रामीण श्रमजीवी का मतलब होता है कि वो मेहनत कश आदमी है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो बुद्धू है। तो इन्होंने जो समझ के रखा है बीजेपी इकोसिस्टम ने कि गरीब ग्रामीण श्रमजीवी महिलाएं जो होती हैं वो इमोशनल होती हैं, हम इमोशनल कार्ड खेल जाएंगे तो लोग, महिलाएं हमारी तरफ आ जाएंगी। मेरे ख्याल से वो गलतफहमी में है। और इस तरह का रोज रोज एक नाटक खड़ा करना, फिर से मैं कह रहा हूं, आपने 10 साल में अपने बारे में एक प्रचार किया कि हम लोगों को घर में घुस के मारते हैं। आज आप अपने घर में बैठ के रो रहे हैं। आप जो दूसरे को घर में घुस के मारने वाला खुद अपने घर में रो कैसे सकता है? आप कह रहे हैं कि हम 56 इंच के शेर हैं, आज आप बिल्ली की तरह मिमिया रहे हैं। तो ये सब जो विसंगतियां हैं ये लोगों को समझ में आ रही हैं। और इनको, जहां तक ट्रंप और चीन की बातें कर रहे थे, मैं अमरीश जी से बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूं। ये ट्रंप, इतना जोर से ट्रंप का तवा इनको गर्म लगा कि उस तवा पर से इनको बाहर कूदना था। लेकिन ये कूद के भी कहां गिरे? ये जाके गिर गए हैं चीन के खौलती कड़ाही में। और क्योंकि खौलती कड़ाही में गिर गए हैं इसलिए घर आके बोल नहीं रहे हैं कि हम झुलस गए हैं। नहीं तो आके बोलते कि हम चीन के साथ चीन में गए थे, इतना बड़ा बड़ा हमने काम कर दिया, हम खुद पहले से 30 मार खाए हैं, ये 30 हमने चिड़ियाओं का शिकार हम किए हैं करके यहाँ के फहरिस्त गिनाते कि हमने तुर्की के राष्ट्रपति के साथ ये सब कर लिया, पुतिन के साथ ये सब कर लिया, शी जिनपिंग के साथ ये सब कर लिया, जापान के प्रधानमंत्री के साथ ये सब कर लिया। उन्होंने कोई फहरिस्त नहीं गिनाई। इतना बड़ा शिकार करने के लिए वो एससीओ नाम के जंगल में गए थे। बहुत सारे जानवरों का उन्होंने शिकार किया होगा। 56 इंच का शेर है, वो अगर जंगल में निकलता है तो बहुत से शिकार किए होंगे। लेकिन वापस शेर घर आया है और कह रहा है कि हमने एक भी शिकार नहीं किया, उल्टा रो रहा है। तो अब बाकी वो शेर का जो कुनबा है वो पूछेगा तुम शेर किस चीज के? 56 इंच के शेर हो, तुम तो शिकार करके लाते, तुम तो वापस आके रो रहे हो। तो मेरे ख्याल से देखिए, बूढ़ा शेर जो होता है ना, वो जंगल का शेर नहीं होता है, वो कागजी शेर होता है। तो ये जितना ज्यादा ऐसा करेंगे, अपने बारे में उनकी छवि जो पहले से धूमिल हो रही है, अब वो शेर के बदले कागजी शेर अपने आप को साबित करेंगे, जो कि उनके लिए खुद ही, क्या कहते हैं, उनके लिए खुद ही नेगेटिव जाने वाला है, उनके लिए खुद ही काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। जी बिल्कुल। और वो तमाम चीजें दिख भी रही हैं। अब बात स्वदेशी की जा रही है। आप चाइना से अभी आप लौट कर आए हैं, और चाइना से इंडिया का व्यापार जो है वो किस तरह का है, ये किसी से छिपा नहीं है। आप स्वदेशी की बात कर रहे हैं, लोगों पर इसका जिम्मा डाल रहे हैं। मतलब सरकार कुछ नहीं करेगी, सरकार तो अपने हाथ खड़े कर दी, सरकार कुछ नहीं करेगी, लोगों पे आप जिम्मा डाल रहे हैं।
स्वदेशी का, कि मैं दुकानदारों से कह रहा हूं कि अपने घर, अपने दुकानों के बाहर जो है वो इस तरह के बोर्ड जो है वो लगा दें। मैं माताओं बहनों से कह रहा हूं। तो सारी चीज जो है प्रधानमंत्री जी अपनी सारी जिम्मेदारी जो है वो जनता को ही दे देते हैं हमेशा से ही। नोटबंदी से लेकर जीएसटी से लेकर कोरोना से लेकर हर चीज में आप देख लीजिए कि उन्हें खुद कुछ करना नहीं होता। थाली थाली बजाइए, आप दिए जलाइए, आप लाइनों में अपने पैसे लेने के लिए खड़े हो जाइए। जीएसटी हो तो आपका कैसे कारोबार बर्बाद हो जाए, हर चीज की कुर्बानी जो है वो सिर्फ जनता से मांगते हैं। और अब जो बात करें वो लगातार बात कर रहे हैं स्वदेशी की, कि आप स्वदेशी अपनाएं। कागज पर क्या है वो एक बात अलग है, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि स्वदेशी का मेरा मतलब है धन काला हो या गोरा हो। तो ब्लैक मनी को लेकर जो पूरी कैंपेन थी कि लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे अगर ब्लैक मनी आ गई, वो आप देखिए कानून बदल दिया गया है पूरी तरीके से काले धन को लेकर, कि 20 लाख रुपए अगर हैं तो आपके ऊपर किसी तरह का कोई केस दर्ज नहीं होगा। ये सरकार कहां से शुरू हुई थी 2014 में और अब कहां आकर खड़ी है। यही वजह है क्या अमरीश जी कि इस तरह के हथकंडे जो हैं वो अपनाने पड़ रहे हैं, ताकि ये तमाम खबरों देखिए पर कोई सवाल ना पूछे। बिल्कुल, देखिए क्या है, मैं आपको बताऊं, इनका जो स्वदेशी का पूरा जो ड्रामा है, ये तो बिल्कुल नॉन स्टार्टर। ये इसकी इसकी कहीं से भी शुरुआत, क्योंकि आपको कुछ पॉलिसीज ऐसी डिक्लेयर करनी, अगर आप स्वदेशी की बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसी पॉलिसीज डिक्लेयर करनी आपको चाहिए थी। आपको भी रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाने चाहिए थे। आपको भारत में जिन सेक्टर्स को नुकसान हुआ है, जो एक्सपोर्ट करती थी अमेरिका को, और स्पेसिफिकली लेदर, टेक्सटाइल, तो इनके लिए आप नया मार्केट कहाँ मुहैया करा रहे हैं, भारत में करा रहे हैं या और देशों में करा रहे हैं, ये सारी चीजें इनको कहनी चाहिए थी। स्वदेशी का मतलब ये होता है। असली बात आपको बताएं बुजरा जी, बड़ी अजीब सी है, वो ये है कि अभी आप देखिए अमेरिका से भारत का ट्रेड सरप्लस है अभी तक, मतलब अब तो नहीं रहा, लेकिन $45 बिलियन करीब है। चाइना से हम ट्रेड डेफिसिट में है $100 बिलियन। अब अमेरिका से जो ट्रेड सरप्लस हमारा $45 बिलियन है, उसको लेके हाई तौबा मची है। लेकिन सच्चाई ये है कि अमेरिका उतना जो $45 बिलियन जो भारत कमाता है, लगभग उतना ही अमेरिका डिडक्ट कर रेवेन्यू में। जो अमेरिकन कंपनीज यहां पर है, उनका जो रेवेन्यू अमेरिकन सरकार को जाता है, जो इनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं अमेरिका के यहाँ बहुत सारे, वो जो एक उनका जो ऑब्लिगेशन है अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ, वो है। अब आप ये सोचिए कि जैसे गूगल पे है, अब गूगल पे यहाँ पर सब लोग यूज करते हैं। अब गूगल पे का जो सारे जो इंसेंटिव्स हैं या गूगल पे का जो सारा प्रॉफिट है, वो कहाँ जाता है? भारत तो आता नहीं है। इसी तरीके से इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, इतने सारे बैंक्स हैं, जो फॉरेन बैंक्स हैं, जो अमेरिकन लिंक बैंक्स हैं, वो सारा भारत का पैसा बाहर ले जा रहे हैं। आप क्यों नहीं ऐसी पॉलिसी अच्छा, प्राइवेटाइजेशन आप देखिए, जो आपने करीब 91 के बाद 100 से ऊपर कंपनी, चलिए मान लेते हैं एक फिगर राउंड, 100 से ऊपर कंपनीज प्राइवेटाइज। तो अगर बीजेपी, ये नरेंद्र मोदी की 2014 से लेकर 2025 तक अगर हम देखें, तो करीब 25 से 30 इन्होंने बड़ी बिग टिकट जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी, उनको इन्होंने प्राइवेटाइज किया। उस प्राइवेटाइजेशन में 12%, यानी मैक्सिमम जो है वो यूरोप और अमेरिका को फायदा है। उसमें ऐसा नहीं है कि कोई इन्होंने रशिया या चाइना या उनके ओनर्स को बेची या इंडियन ओनर्स को बेची है। कुछ इंडियन कोऑपरेटिव इन्होंने बनाए हैं, ताकि अगर पब्लिक सेक्टर से कोई इंडस्ट्री आप प्राइवेट कर रहे हैं, उसका फायदा भारतीयों को तो हो। भारतीय हाथों में तो आप दीजिए, ये तो आप विदेशी हाथों में दे रहे हो, उन्हीं के हाथों में दे रहे हैं जिनसे आपकी लड़ाई है। जो अभी जो लड़ाई शुरू होगी तथाकथित, जिसको मैं नूरा कुश्ती कह रहा हूं। तो ये जो देखिए सच्चाई है, बड़ी बारीक सच्चाई है, लेकिन ये बात लोग समझ रहे हैं, लोग इस चीज को जानते हैं। अब पेमेंट गेटवे जो है वो इंडिया का, अब आप कहते हैं कि आपने इतना सब वो किया, डिजिटल 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 डिजिटल, आपने सारा उठा के ज्यादातर 80% आपने फॉरेन हैंड्स में दे दिया। तो इंडिया का क्या हुआ? उसमें इंडिया की जो एक डिजिटल ग्रोथ होनी चाहिए थी, क्या वो हो पाई? सवाल यहां पर यह है। और ये जब सवाल आता है तो इनका पूरा स्वदेशी का प्लान भरभरा के गिर जाता है। बिहार में देखिए, नो वन इज टेकिंग हिम सीरियसली एज फार एज इश्यूज आर कंसर्न। वो बिहार का अपना इंटरनल कास्ट डायनेमिक्स है, उसके हिसाब से वहां की राजनीति होती है, उसके अपने अंदर के कॉन्ट्रडिक्शंस है, वैसे ही राजनीति होगी।
इनके कहने ना कहने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वहां पर कोई ऐसा इशू नेशनल ये क्रिएट ही नहीं कर पाए, एंड ही इज डेस्परेट टू क्रिएट वन। लेकिन मजेदार बात देखिए, विपरीत काले मतलब विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि ये इनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि अभी हम नैरेटिव चेंज करने के लिए हमारे पास कहने के लिए, कम से कम सच्चाई कुछ भी हो, कहने के लिए बहुत कुछ है, और बहुत बहुत सारी हम इस तरह की बात करके एक हम नैरेटिव लेफ्ट का छीन सकते हैं। हम चाइना गया भी, जैसे सिद्धार्थ जी कह रहे थे, हम लेफ्ट का नैरेटिव छीन सकते हैं, हम कांग्रेस का नैरेटिव छीन सकते हैं, हम अपने को बहुत बड़ा प्रोग्रेसिव दिखा सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि हम ग्लोबल साउथ के लीडर हैं। लेकिन कभी नरेंद्र मोदी के मुंह से कभी ये शब्द निकल सकते हैं हम ग्लोबल साउथ के लीडर हैं? नहीं निकल सकते, क्योंकि उनकी जो ट्रेनिंग है, उनका जो आधार है, वो तो आरएसएस है। इस तरह की बातचीत ही वो बैन करती है कि आप ऐसी, ये वो मानती नहीं ये सब ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ। वो तो बस एक ही चीज मानती है कि भाई यहाँ पर जो है वो एक एक खास सेक्ट का, एक खास हमारे संगठन का बोलबाला रहे, और हिंदुत्व के नाम पे जो एक तरह से फर्जी जो कल्टिस्ट है, जो एक कल्ट है आरएसएस, उसका शासन रहे और उसके लोगों का शासन रहे। तो ये तो आप सोचिए कि मतलब जो बेसिक कुछ चीजें जो नरेंद्र मोदी पहले बोलते भी थे पॉलिटिकल, जैसे उन्होंने कहा था हार्वर्ड वर्सेस हार्ड वर्क, तो चलो वो एक पॉलिटिकल बयान था। लेकिन अभी तो ये भी नहीं कह सकते हैं, ग्लोबल साउथ के बारे में तो कुछ बात ही नहीं कर सकते, और जब तक वो ये सब बात नहीं करेंगे तब तक वो मैसेज कभी जाएगा ही। तो इनके जो सपोर्टर्स हैं, देखिएगा आप हाथ मलते रह जाएंगे, और बहुत ज्यादा अभी रोने का टाइम आ रहा है। अभी तो बहुत कम अभी तो जो रोना धोना है बहुत कम हुआ है। अभी बहुत ज्यादा ऐसे दौर आने वाले हैं जहां पर बीजेपी वाले और उनके नेताओं को बहुत रोना पड़ेगा। जी जी, अभी तो रोने की एक्टिंग हो रही है, अभी असली रोना बाकी है। ये कहा जा सकता है जो आप कहने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी बात है कि आप ये देखिए कि दिखना तो वो चाहते हैं इजराइल और अमेरिका के साथ, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी उसी से, आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है वो वहीं से सूट करती है। मजबूरी है कि एससीओ समिट में आपको गजा के फेवर में, आपको ईरान के फेवर में आपको बातें कहनी पड़ती हैं, और उसके साथ साथ आपको ये भी आपकी मजबूरी है कि जिस तरह से ट्रंप लगातार आपके ऊपर हथौड़े मार रहे हैं, आपको ये भी देखना है कि आप चाइना और रशिया और इन सब के साथ भी खड़े नजर आए। तो ये जो कंफ्यूजन पूरा, ये जो एक खिचड़ी पका दी गई है, इस तमाम खिचड़ी को खाकर बदहजमी ही होगी, ये साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन आने वाला बिहार का इलेक्शन कैसा होगा, किस तरह का होगा और किन इश्यूज पर लड़ा जाना है, उसकी टोन तो सेट कर दी है विपक्ष ने। अब ये नैरेटिव की इस पूरी जंग में फेल हो गए हैं, तो अब रोना धोना मचा रखा है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। तो बहुत शुक्रिया आपका अमरीश जी, सिद्धार्थ जी आपका भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।